The next concept is effect of change of pressure. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है, राइट। को समझने के लिए थ्री हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ले लिए, राइट। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। जो फिगर 1 है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप, राइट। अब हुआ क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर, इन पार्टिकल्स के ऊपर हमने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया। ये अप्लाइड प्रेशर टू पिस्टन, पिस्टन के थ्रू हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई। जब हमने पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है ये क्या हो गया, कम हो। पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो कम हो गया। फिर अगेन हमने पिस्टन से और प्रेशर अप्लाई किया, ये अप्लाई मोर प्रेशर इन दिस फिगर, तो ये जो गैप है वो क्या होगा, वो और ज्यादा कम हो जाएगा, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये हमने स्टडी किया था, जो मैक्सिमम गैप होता है जब पार्टिकल्स के बीच में, तो वो कौन सी स्टेट होती है, वो गैसियस स्टेट होती है। अब जैसे आपने प्रेशर को अप्लाई किया, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कौन सी स्टेट पर आ गया, लिक्विड स्टेट पर आ गया। तो फिर जब आपने दोबारा अप्लाई किया प्रेशर थ्रू पिस्टन, अगेन व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर थ्रू पिस्टन, तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में ये जो गैप है वो नेग्लिजिबल हो गया। क्या हो गया, नेग्लिजिबल। जब पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो नेग्लिजिबल होता है तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। So this is the effect of change of pressure. But we can say that if we compress a gas in cylinder, ये cylinder 1 है, ये cylinder 2 है, cylinder 3 है, in cylinder, the distance between the particles of gas is reduced, and finally gas is liquid. Finally gas is liquefied. गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो, राइट। तो ये हो गया आपका गैस, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो ये आपकी गैस, ये कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में लेट इट बी ऑक्सीजन, ठीक है। हमने प्रेशर अप्लाई किया, ये लिक्विड स्टेट पर आ गया। हमने प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड स्टेट पर आ गया। और लिक्विड स्टेट में जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये सॉलिड स्टेट पर आ गया। तो सॉलिड स्टेट पर फिर ये क्या बच जाता है, CO। सॉलिड स्टेट का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये क्या हो जाता है, CO2, जिसको ये जो सॉलिड स्टेट में मैं CO2 कह रहा हूँ उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। आपने आइसक्रीम, जो हमारे, जब हम आइसक्रीम वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ आइसक्रीम को रखा जाता है वो जो आइस होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ड्राई आइस। तो वो आपकी ये स्टेट है, राइट। तो अब आप देखो, effect of change of pressure, we have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे जैसे गैप, उस गैप में चेंजेस आना शुरू होते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमारा चेंज होता है। तो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर भी क्या होता है, चेंज होता है।
Now what will happen when we start putting pressure and compressor क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने सिलेंडर में पिस्टन को अप्लाई किया और एक प्रेशर अप्लाई किया. You can see that. This is the cylinder, and through piston we apply a pressure on these particles. Enclosed in a cylinder. Will the particles come closer? Yes, we can see that particles are starting to come closer. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Yes, we think that. By increasing the pressure, particles come closer and hence their state will be changed. Why so? Because by applying pressure, particles of matter can be brought closer together. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. भाई जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो जो गैस है वो क्या होती जाती है? वो लिक्विफाई होती जाती है. क्या होती जाती है? लिक्विफाई. राइट. हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये जो स्टेट है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. It is stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly to the gaseous state. Directly to the gaseous state. On decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into the liquid state. Without coming into the liquid state. जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी गैसियस स्टेट है और ये आपकी सॉलिड स्टेट है. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट. विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. तो ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि what is dry ice. Solid carbon dioxide is known as dry ice. Thus, we can say that pressure and temperature determine the states of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है. यहाँ आपको क्या बताया गया है? जो आपने देखो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमने क्या देखा? सॉलिड टू लिक्विड. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन. Liquid to gas. This process is called as vaporization. Okay. Then gas to solid. This process is called as deposition. Right. On the other hand, liquid opposite. Liquid to solid is called as solidification. Right. And then gas to liquid is called as condensation. जैसे जब बारिश होती है तो क्लाउड जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, जब रेन होती है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना इसको कहा जाता है सब्लिमेशन. दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. राइट. So actually we are getting here 6 definition. What is fusion? Conversion of solid to liquid. What is vaporization? Conversion of from liquid to gaseous state. Then what is sublimation? Conversion from solid to gaseous state without coming to the liquid state. Solid से अगर directly gaseous state में conversion होता है, that is called as sublimation. Solid से liquid state में जाते हैं तो fusion. That process is called as fusion. Liquid से gaseous state में आते हैं तो that process is called as vaporization. Then liquid से solid state में आते हैं, this process is called as solidification. Gas से liquid state में conversion is, this process is called as condensation. And gas to solid, this process is called as deposition. Right. This is the interconversion of 3 states of matter. 3 states of matter. Now next process is evaporation. तो इवेपोरेशन को आप कैसे समझोगे? जैसे कि मान लो ये काइंड ऑफ एक लेक है, ठीक है, और इसमें ये वाटर. अब होता क्या है इवेपोरेशन में कि ये जो वाटर है धीरे 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 विद रिस्पेक्ट टू द सन्स हीट ये इवेपोरेट होता रहता है. इवेपोरेट होता रहता है. इवेपोरेट होता रहता है. राइट. देखो एक होता है आपका बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन. या फिर आप डायरेक्टली अभी हम बात करते थे इवेपोरेशन की करते हैं.
इवेपोरेशन जो होता है आपका वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। जैसे आपने कोई भी वेसल्स रखा हुआ है और इस पे ये आपने वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो होगा क्या कि जो सरफेस में पार्टिकल होंगे ये इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, हाउ विल बी डिफाइन इवेपोरेशन? व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज अ surface phenomenon in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो इम्पोर्टेंट चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, वो क्या रखनी है कि इवेपोरेशन क्या होता है? ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही जो वाटर होता है, लिक्विड जो होता है, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दैट इज इवेपोरेशन। दैट इज इवेपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ऑन दिस कंसेप्ट, दैट इज अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फर्स्ट फैक्टर आता है आपका, दैट इज सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। भाई परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। भाई बहुत बार हमारी जो मम्मी कपड़े वगैरह सुखाती है, जैसे कि मान लो ये आपकी शर्ट है, ठीक है, अब इसको मम्मी कैसे सुखाती है? मम्मी इसको फैला के सुखाती है। फैला के क्यों सुखाती है? क्योंकि मम्मी को पता है कि जितना सरफेस एरिया हाई होगा, जितना सरफेस एरिया हाई होगा, उतनी जल्दी जो है इवेपोरेशन होगा। इतनी जल्दी क्या होगा? इवेपोरेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये आपका एक कप है, ठीक है, और इसमें 40 है, राइट। अब आप इतनी गर्म चाय नहीं पी पाते, ठीक है, तो आपने क्या लिया? सॉसर को लिया। सॉसर एक प्लेट होती है। अब होता क्या है कि जब आप इस टी को इस प्लेट में डालते हो, तो ये जो टी है इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसका ये सरफेस एरिया देखो और ये देखो। इस सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है? इवेपोरेशन तेज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन तेज होगा, इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जो हीट है, जो इस सरफेस की हीट है, वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो जब हीट इवेपोरेट हो जाएगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग पार्टिकल्स। रिमेनिंग पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो मतलब कि ये जो आपकी गर्म चाय है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगी? ठंडी होने शुरू हो जाएगी, और आप उसको ड्रिंक कर सकते, पी सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितना जो सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हायर द सरफेस एरिया, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लोअर द सरफेस एरिया, लोअर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट इवेपोरेशन। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी एग्जांपल बहुत सिंपल है। तो गर्मियों में आपने देखा होगा, अगर हम समर डेज की बात करते हैं, तो कपड़े जो होते हैं ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, उतना ही जल्दी क्या होगा? उतना ही रैपिड क्या होगा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन। उतना ही रैपिड क्या होगा हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन। So it means, can I say that temperature is directly proportional to the rate of evaporation? Temperature is directly proportional to the rate of evaporation. That is,
higher the temperature, higher will be the rate of evaporation, and lower the temperature, lower will be the rate of evaporation. Now the third factor is humidity. ह्यूमिडिटी, इस फैक्टर को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी होता है आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखो जब ह्यूमिडिटी हाई रहती है, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। अब इसको ऐसे समझो आप, जैसे ये एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर, राइट। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कपड़ा है, ठीक है, और इसको हमने सुखाया हुआ। अभी कब सूखेगा, जब ये इसके जो जब इसमें इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होने के लिए पार्टिकल्स क्या होंगे, जब इवेपोरेट होंगे। अब ये पार्टिकल्स तभी इवेपोरेट होंगे जब एटमॉस्फेयर पे जगह होगी। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो है अबंडेंस में पार्टिकल्स है, तो इन एटमॉस्फेयर ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के लिए इवेपोरेट होने की जगह नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी हाई होती है, अगर ह्यूमिडिटी हाई होती है तो इवेपोरेशन जो होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो लो होता है। का रीजन क्या है कि ऑलरेडी हाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो इन पार्टिकल्स के लिए आके जाने की जगह ही नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी जो होती है, जो ये जो फैक्टर होता है बाकी फैक्टर से अपोजिट होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो कम होगा, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा। कम ह्यूमिडिटी का मतलब पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, वेपर पार्टिकल्स हैं, वो कम है, यानी कि इन पार्टिकल्स के लिए स्पेस अवेलेबल है, ये आगे इवेपोरेट हो सकते हैं, ये आगे इवेपोरेट हो सकते हैं, राइट। के बाद आपका जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, दैट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड, अब ये सिंपल है, ये आपको भी पता है कि जितनी ज्यादा हाई विंड स्पीड होगी, जितनी ज्यादा हाई विंड स्पीड होगी उतना ही हाई क्या होगा, उतना ही हाई होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन, उतना ही हाई क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऑन द अदर हैंड जितनी लो विंड स्पीड होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, लो होगा। इट मीन जो विंड स्पीड, जो ये फैक्टर होता है विंड स्पीड वाला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। दिस फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, दिस फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो फैक्टर सारे क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने क्या समझा कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स है होते हैं वो सरफेस से इवेपोरेट होते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में, किसी भी टेम्परेचर में, इसमें कोई बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती, राइट। जैसे जब हम कहते हैं ना बॉइलिंग, बॉइलिंग एक क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है, लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना। जो सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं किसी भी टेम्परेचर में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने क्या देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे हमने देखा कि कपड़े जब सुखाए जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया पूरे फैला के सुखाए जाते हैं, वाई सो, बिकॉज इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। फिर हमने एक एग्जांपल लिया कप टी का। ये आपका कप ऑफ टी है, बहुत ये हॉट कप ऑफ टी है, राइट। इतनी गर्म आप नहीं पी सकते, तो वी यूज सॉसर, इसको कहते हैं सॉसर। ये जो प्लेट होती है इसको सॉसर कहा जाता है। तो हमने क्या किया, इस टी को इस सॉसर में पोर किया, पोर करने से क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो गया,
और चाय आपकी ठंडी होगी, ठीक है, जिससे आप आराम से पी सकते हो। फिर आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर में जितने ज्यादा वाटर वेपर होंगे उतना ह्यूमिडिटी हाई होता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जो बारिश के दिन होते हैं, जब हम कहते हैं ना बहुत चिपचिपी गर्मी होती है, उसमें हमारी बॉडी, हमारा जो हमारी बॉडी भी इवेपोरेट नहीं होती है, पसीना हमारी बॉडी पर ही रहता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में होता है ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं, तो आगे जो पार्टिकल्स के जाने के लिए स्पेस ही नहीं होती। तो अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? लो। तो ह्यूमिडिटी वाला जो ये फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका विंड स्पीड। विंड स्पीड में हमने क्या देखा? जितनी हाई विंड स्पीड होगी उतना ही हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। अगर लो विंड स्पीड होगी तो लो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो बेसिकली विंड स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इवेपोरेशन ऑलवेज causes cool। इवेपोरेशन, जब भी इवेपोरेशन होता है तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, राइट। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट इज बेस्ड on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization from surround, which on losing heat gets। कहने का मतलब ये है भाई, सिंपल सी बात आप ऐसे समझो, जब सरफेस पे लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता है, तो जब वो लिक्विड पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड इवेपोरेट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हीट साथ में जा रही है। जब हीट चले जाएगी तो उसके पीछे से क्या रह जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। सिंपल सी बात है कि जहां भी इवेपोरेशन होता है उस इवेपोरेशन में जो वहां का जो हीट होता है वो पार्टिकल्स के साथ इवेपोरेट हो जाता है। तो जो बाकी का फिर जो रिमेनिंग सरफेस होता है आफ्टर इवेपोरेशन, वो क्या हो जाता है? वो कूल डाउन हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है, राइट। वो क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है। तो ये आपका कंसेप्ट था। नाउ यू कैन सी दैट डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। भाई अभी तक आपने यही पढ़ा ना कि प्रेशर को चेंज करोगे या टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तभी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। कैन यू गॉट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लोथ ड्राई अप। What happens to water in the above two examples? ये जो water है above two examples में वो evaporate होगी, ठीक है। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. तो किसी भी स्टेट पे चले जाओ, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। और एक और जो सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं कंपेयर टू द पार्टिकल्स अबव द सरफेस, ये जो पार्टिकल्स सरफेस पर होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाई रहती है, राइट। इन केस ऑफ अ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जो सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। is able to break away from the force of attraction of other particles। तो इन पार्टिकल्स के साथ, बाकी पार्टिकल्स के साथ जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये उसको ब्रेक करके ये इवेपोरेट हो जाता है।
and gets converted into vapor. This phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. इसी को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन का। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या स्टडी किया? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से वो फैक्टर्स इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है हमारा, दैट इज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि सरफेस एरिया हाई होगा तो इवेपोरेशन हाई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर। इसमें मैंने क्या बताया आपको? अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फिर थर्ड फैक्टर आता है हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तब इवेपोरेशन हाई होगा। इट मींस ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या होता है ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जितनी हाई ह्यूमिडिटी होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम। और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी विंड स्पीड हाई होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? हमारा हाई, राइट। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया दैट इज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो हमने क्या स्टडी किया कि जब भी इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल्स अपने साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग होती है वो कूल हो जाती है। रिमेनिंग जो जैसे वो हीट अलोंग विद द पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाती है तो जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है? वो कूलिंग इफेक्ट्स होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। भाई देखो, जो कॉटन होता है वो स्वेट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जो हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है कॉटन उसको क्या कर लेता है? बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। और कॉटन जो होता है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो जो स्वेट हमारी बॉडी पर से कॉटन एब्जॉर्ब करता है वो फिर कॉटन क्लॉथ से क्या हो जाता है? वो इवेपोरेट हो जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको, जब भी जैसे ही इवेपोरेशन होता है उसके बाद क्या हो जाता है? कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, हमें ज्यादा पसीने आते हैं बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy। ये हम पढ़ चुके हैं कि evaporation में क्या होता है? जो surface में particles होते हैं वो energy gain करते हैं from the surrounding और body surface and change into vapor। The heat energy, और ये heat energy कौन सी होती है? Equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। यानी कि जब हमारी बॉडी से देखो कॉटन क्लॉथ में जो कॉटन क्लॉथ होता है वो जो भी हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है ये उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर कॉटन क्लॉथ जो होते हैं यहाँ से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। जब इवेपोरेशन होता है तो जब भी इवेपोरेशन होता है तो इट लीव्स बिहाइंड कूलिंग इफेक्ट। Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. That is why we should wear cotton clothes in summer। ठीक है, के बाद एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपका, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। भाई आपने देखा होगा जैसे कि मान लो एक बॉटल है, ये एक बॉटल है और ये इस पे पूरा बर्फ वाला पानी, पूरा कोल्ड वाटर। ठीक है, अब बॉटल के बाहर आपने बहुत बार देखा होगा आपको इस तरह से कुछ वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती है। वो क्या होता है? भाई जब एयर पार्टिकल्स इसको स्ट्राइक करते हैं तो कंडेंसेशन होता है। एयर पार्टिकल्स गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वो इसको स्ट्राइक करते हैं तो क्या हो जाता है? वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वो इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट which we see as water drop। Okay, so finally we have completed this chapter. Now the next class we'll proceed with the NCERT question answers of this chapter। Okay, so that's it for today's class. Thank you।